करीब 5 साल पुरानी ये बात है। एक लड़का अपनी मामी के पास जाता है और जाकर बात करता है। कहता है कि मामी एक बात बताओ, मामा तो रहते हैं सऊदी अरब में और आप यहाँ अकेली रहती हो, क्या कभी तुम्हें मामा की याद नहीं आती? जैसे ही उस लड़के ने अपनी मामी से इस तरह की बात कही, उसने कहा हाँ, याद तो बहुत आती है, पर लेकिन करूँ क्या, वो कमाने के लिए सऊदी अरब गए हैं। लड़का कहता है कि वैसे भी एक रिश्ता हमारा तुम्हारा जो ऐसा है कि कहते हैं कि आधी लुगाई होती है मामी, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत महसूस हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। इस तरह की मजाक मजाक में मामी और भांजे की बातचीत चल रही थी और मामी ने कहा कि ठीक है, आ जाना। लेकिन उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो अपनी मामी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं आ गया हूं। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा था, मामी को उसकी डेयरिंग इतनी पसंद आती है कि बड़ी हिम्मत है कि वो यहाँ तक चला आया। बस ये पहली ऐसी मुलाकात थी, उसके बाद फिर कोई बहाना ढूंढते थे मिलने का, मिलाने का, और ये सिलसिला ऐसा लगातार चलता चला जाता है। दोनों की फ़ोन पर बहुत सारी बातें होती थीं, जब मौका मिलता था मिलते थे, क्योंकि घर की दूरी महज 50 मीटर के आसपास होती है। मामा कभी सऊदी अरब से आया करता था तो वो आकर चला जाया करता था, लेकिन उसको इस बात का कभी भनक नहीं लग पाई। लेकिन एक दिन मामा ने अपने ही भांजी को अपनी ही पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यहीं से कुछ बात खराब हो जाती है। आगे बात इतनी खराब होती है कि एक कत्ल हो जाता है, 2 बच्चे बेसहारा हो जाते हैं और कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है कीरतपुर। कीरतपुर का एक जंगल है, यानी कि असगरपुर भगवानपुर के पास एक नदी है, मालन नदी। यही मालन नदी के पास एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने एकदम ही 28 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस बीच में उस किसान ने 112 नंबर कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद कहा कि साहब, मैं अपने खेत पर काम कर रहा था, बाइक पर सवार होकर 3 जने आते हैं और 3 जने आने के बाद कुछ देर के बाद पता चलता है कि एक गोली चलती है, फिर दूसरी गोली चलती है, फिर तीसरी गोली चलती है। जैसे ही एक के बाद एक ये 3 गोलियां चलती हैं। अब उस गोली चलने के बाद वो बाइक सवार जो होते हैं, 2 तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक का पता नहीं था। मैंने जब मौके पर आकर देखा तो देखता क्या है कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। चेहरे को ऐसे जैसे कि किसी ईंट या पत्थर से पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई हो, जैसे कि उसकी पहचान ना हो। जैसे ही उस किसान ने कंट्रोल रूम 112 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद देखती है कि वहां पर लाश वाकई पड़ी हुई थी। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद अभी पता करने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार ये लाश है किसकी। करीब 35 साल के आसपास उस मरने वाले की उम्र होती है, लेकिन यहाँ क्यों आया, किसने मारा, तमाम तरह के सवाल थे और पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। एक तरफ तो पोस्टमार्टम करने के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि ईंट पत्थरों से कुचल कर चेहरे को पहचान ना हो, ये कोशिश की गई है। साथ ही पीठ में 2 गोलियां मारी हैं, लेकिन तीसरी गोली चलती है उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जैसी पड़ताल करती है, आसपास के गाँव के बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। कहा जाता है किसी ने कुछ देखा हो, कुछ भी, तो उसकी जानकारी देने की कष्ट करें। आखिरकार एक गांव से लोग कहते हैं कि हमने सीसीटीवी में किसी को देखा है, अगर आपके लिए सीसीटीवी किसी काम का हो सकता है तो आपको देखना चाहिए। अब पुलिस वालों ने पास के ही गांव का जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला देखा तो उसमें 2 लोग जो जाते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे बिल्कुल साफ दिख जाते हैं। और जब उनकी शनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि बिजनौर का एक मोहल्ला लगता है अफगानान, और वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मेहरबान होता है। साथ ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम उमर होता है, जो बाइक पर जा रहे हैं। आखिरकार इनके बारे में पता निकालने की कोशिश की जाती है तो मेहरबान जो होता है वो फेरी लगाता है, कपड़े बेचता है और कपड़े बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। साथ ही जो उमर है वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आखिरकार पुलिस के लिए अब एक सवाल ये था कि ये जो मरा है वो कौन है। अब इनसे जानने के लिए बस उनसे पूछताछ करनी जरूरी थी। जैसे ही परिवार के लोगों से संपर्क किया जाता है, साथ ही उसके घर वालों से, उसके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाता है, तो पुलिस को इन दोनों का, उमर का और मेहरबान का, नंबर मिल जाता है। पुलिस ने लोकेशन देखी। लोकेशन देखने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहाँ पर हैं, तो इनकी लोकेशन कीरतपुर के जंगल में मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं और इन्हीं में से पुलिस पर एक गोली चला देता है। राहुल सैनी नाम का एक कांस्टेबल होता है, उसके कांस्टेबल के हाथ में गोली लग जाती है
अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अब गोली जब चलाई है तो चलाने के बाद पता चलता है कि एक जो मेहरबान होता है उसके पैर में गोली लग जाती है, वो गिर जाता है और उमर भी भाग कर उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये मरने वाला कौन था, तो वो तीसरा जो शख्स होता है वो भी उन्हीं के मोहल्ले का होता है, जिसका नाम मोहम्मद फारूक होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, अफगानान में बिजनौर का निवासी। अब पुलिस ने जैसे ही इस मेहरबान को गिरफ्तार किया, साथ ही जो उसका साथी होता है उमर को गिरफ्तार किया। उमर से पूछने की कोशिश की कि इस कहानी के बारे में तुम क्या जानते हो, पूरी बात बताओ। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जो भी बहुत सारी जानकारी है वो मेहरबान जानता है। अब पुलिस ने मेहरबान को अपनी कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने एक चौंकाने वाले कहानी सुनाई, जिसको सुनकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर उसके मामा का मकान लगता है। मामा का नाम है मोहम्मद फारूक, और जो कि मोहम्मद फारूक की चचेरी बहन का ये लड़का है, जिसका नाम है मेहरबान। उम्र जिसकी लगभग अभी 26 साल के आसपास है, और इसकी घर की दूरी लगभग 50 मीटर के आसपास है, यानी कि बहुत पास में है। मोहम्मद फारूक की 7 साल पहले गाज़ियाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमरीन होता है, उससे शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही मोहम्मद फारूक अपना पैसे कमाने के लिए ये सऊदी अरब चला जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है वो घर पे रह जाती है। लेकिन जब वो घर पे रहती है तो इसी बीच में मेहरबान कपड़े की फेरी वेरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन जाते जाते उसने मजाक में, जैसे अमरीन ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या कपड़े हैं। जब कपड़े की खरीदारी की बातचीत करने के दौरान ही अमरीन और मेहरबान की ऐसा कम्युनिकेशन होता है, ऐसी बातचीत होती है कि अमरीन से वो कह बैठता है कि तुम्हें मामा की याद नहीं आती। वो कहती है कि याद तो बहुत आती है, लेकिन करूं क्या, वो कमाने के लिए गए हैं। वो कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारा रिश्ते में आधा शोहर तो लगता ही हूँ, वैसे भी आप मेरी आधी बीवी लगती हो। मामी तो आधी वैसे भी बीवी होती है, लुगाई होती है। तो जैसी हंसी मजाक की बात थी तो हंसी मजाक कुछ इतना आगे बढ़ जाता है कि वो उसके घर पहुंच जाता है, उसके साथ उसकी दोस्ती, और वह आगे इन दोनों के अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे से मिलने की तमाम कोशिशें करते थे। फ़ोन पर बहुत सारी बातें होती थीं। अब घर में मिलने का मौका हो तो घर में, यदि घर में मिलने का मौका नहीं है तो बाहर कहीं ले जाकर किसी होटल में या किसी जगह पर दोनों आराम से मिलते थे, बातचीत करते थे। और ऐसे करते करते लगातार आगे वक्त बढ़ रहा था, और इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, न परिवार के लोगों को, न रिश्तेदार को, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आराम से रिश्ता चल रहा था। लेकिन मोहम्मद फारूक जब एक दिन सऊदी अरब से अपने घर वापस लौट कर आता है, वो एकदम से अचानक से घर से बाहर निकलता है कि मैं कुछ देर के बाद वापस आऊँगा, और जाकर तुरंत वो वापस लौट कर आता है तो पता चलता है कि अपने ही घर में आखिरकार वो अपनी ही पत्नी को, अपनी ही भांजे जो चचेरी बहन का लड़का होता है, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, और बस उसे देखकर उसका खून खौल जाता है। यहीं से इन दोनों के बीच में तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इसने बंदिशें लगा दी कि अब आज के बाद मेहरबान कभी घर के अंदर नहीं आएगा, यदि घर के अंदर आया तो अच्छा नहीं होगा। अब वो किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी को पीटता था, उसके साथ मारपीट करता था, और उसके घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। तुम बिल्कुल भी किसी से नहीं मुलाकात करोगी, किसी से बातचीत नहीं करोगी। और वक्त आगे बढ़ता रहता है। एक बेटी भी पैदा हो जाती है, एक बेटा भी पैदा हो जाता है। लेकिन जो पति और पत्नी के बीच में जो शक की बुनियाद रखी गई थी, वो बुनियाद से अब पूरा बिल्डिंग बन चुकी थी। वो शक कम नहीं हो रहा था, और इसी से कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति घर के अंदर पैदा होने लगती है। अमरीन को जब मौका मिलता था वो अपने प्रेमी, जो कि भांजे में रिश्ता भी लगता था, मेहरबान से सारी बातें बताया करती थी। अब ऐसे करते करते जब आगे वक्त बढ़ने लगता है, साल 2025 आ जाता है, और एक दिन ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो मेहरबान कहता है कि मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास अंगूठी थी, सोने की चैन थी, लगभग 3 तोला सोना उसने दिया। उसने कहा पैसे का इंतज़ाम करो और इसका काम तमाम करो। अब इसके बाद इसने एक देसी कट्टा खरीदता है मेहरबान, और देसी कट्टा खरीदने के बाद जो भी वहाँ पैसे जाते हैं वहाँ पैसे देता है। गांव का ही एक लड़का होता है, मोहल्ले का, जिसका नाम उमर होता है, उससे कहता है कि भाई इस तरह से कुछ काम करना है। अब ये काम करने के बहाने, यानी कि उसको मारने के बहाने, ये लगभग 3 साल पहले की बात है। जब 3 साल पहले ये सऊदी अरब से वापस लौट कर आ जाता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो उसने कहा कि अब मुझे जाना ही नहीं है वापस, अब मुझे यहीं रहना है। यहाँ पर रह के वो मैजिक चलाया करता था, जो मैजिक की गाड़ी होती है टाटा, तो उसे चलाता था। वो अक्सर घर से बाहर रहता था, और इसी बीच में घर में मनमुटाव भी होता था। 3 साल से वो कभी नहीं गया, लेकिन उसने पूरी तरह से इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी थी, और यही पाबंदी परेशान कर रही थी। और इसी पाबंदी के चलते में हत्या का पूरा फुल टॉस प्लान कर लिया गया था, और 28 अप्रैल 2025 को आखिरकार ये पूरी प्लानिंग कर ली जाती है।
वो अपने मामा के पास जाता है कि मामा जो हुआ है सो हुआ है, इस बात को ख़त्म करते हैं, और वैसे भी आप मुझसे इतना नाराज़ रहते हो, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चलो एक काम करते हैं, बियर पीने के लिए चलते हैं। मेहरबान ने अपने उस मामा मोहम्मद फ़ारूक को बियर का ऑफ़र दिया, साथ ही अपने दोस्त को अपनी बाइक जो बाइक होती है उससे बैठाता है, और बैठाने के बाद यहाँ से कीरतपुर की तरफ चले जाते हैं। असगरपुर भगवानपुर के पास एक मालन नदी पड़ती है, वहाँ जाने के बाद आराम से, अभी बैठने का मौका भी नहीं आया था कि इस मेहरबान ने एकदम जोश में आता है, जो देश से कट्टा ख़रीदा गया था उसने खुद ही गोली चला दी। जैसे ही अपने मामा को वो गोली मारता है, लेकिन गोली लगती नहीं है और गोली इसको छूते हुए निकल जाती है। यहीं से वो इतना घबरा जाता है, डर जाता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे मार डालेंगे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन आसपास लोग काम नहीं कर रहे थे, ये दूर तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि किसान ने उन्हें जाते हुए जरूर देख लिया था, लेकिन जब पहली गोली चलती है उसके बाद किसान थोड़ा अलर्ट होता है। उसके बाद फिर जो उमर होता है, मजदूर जो था, जिसने इस काम के लिए 20,000 रुपये की रकम ली थी, ऐसा बताया जाता है, अब उसने तुरंत ही कट्टे को लोड करता है, उसके बाद गोली चलाता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पीठ में गोली लग जाती है, दोबारा से उस कट्टे को अपलोड करता है, उसके बाद फिर से एक गोली मारता है, यानी कि 2 गोली मारते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है और 2 लोग गोली लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है। यहीं से कोई पत्थर ढूंढते हैं ताकि ये मिल भी जाए अगर किसी को, तो इसकी चेहरे की पहचान ना हो, शनाख्त ना हो, क्योंकि मामी तो कुछ किसी से कहने वाली है नहीं और इसका कभी कोई खुलासा होगा नहीं। लेकिन उस किसान ने देखा, किसान ने मुस्तैदी से काम लिया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आती है, दोनों गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और मामी इस पूरे घटनाक्रम में 120 बी की, अब जो BNS की धारा हो सकता है बदल गई हो, वो पूरी साजिश में शामिल होती है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उसकी मामी, भांजा और जो एक 20,000 रुपये में लिया गया व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही ये अमरीन जेल जाती है, ये बताया जाता है, जेल के सूत्र बताते हैं मीडिया कर्मियों को कि इससे मिलने के लिए इसकी सगी भाभी, इसका जो भाई है वो, और साथ ही इसका खालू यानी कि मौसा, इससे मिलने के लिए आते हैं। ऐसे बात कर रही थी जैसे क्या कुछ हुआ ही नहीं है, हंस हंस के बात कर रही है। सुबह का नाश्ता उसने जो भरपेट खा सकते हैं वो खाया, दोपहर का खाना उसने भरपेट खाया। आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को उसने उसे गिरफ्तार कर लिया था और 1 तारीख को शायद ये मुलाकात करने की बात सामने आती है कि वो 1 तारीख को मुलाकात करने के लिए गए थे। उधर तो वो जेल चली जाती है, पति उसका मर जाता है, बेटी है लगभग 4 साल के आसपास की है और जो बेटा है वो लगभग 2 साल के आसपास का है। बेटे को तो अभी दुनियादारी के बारे में कुछ समझ है नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है। वो अपनी माँ के लिए, हालांकि वो सो रहा है, किसी गोद में जाके लेट जाता है, कभी कुछ करता है, लेकिन बेटी, जब उससे पूछा जाता है, बेटी पूछती है कि पापा कहाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि पापा इतनी दूर चले गए हैं, अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन माँ के बारे में जब पूछते हैं कि माँ को तो पुलिस लेके गई है, माँ से तो मुलाकात हो सकती है, माँ से तो मुलाकात करवा दीजिए। बेटी थोड़ा थोड़ा समझ रही है क्योंकि लगभग 4 साल के आसपास की है, लेकिन बेटी को माँ बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है, माँ को अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब दोनों बच्चों की जो ज़िंदगी है वो दादी और दादा के सहारे है, क्योंकि इस परिवार में इस लड़की जो मोहम्मद फ़ारूक है वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, और वो भी मर चुका है। साथ ही उसकी 4 बहनें हैं और उसके माँ और बाप जिंदा हैं जो उसके बच्चों की परवरिश करेंगे। अब आगे की कहानी जो आती है, ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि इन बच्चों पर भी शायद ये मोहम्मद फ़ारूक के हों या मेहरबान के हों। हालांकि अभी कभी परिवार ने, किसी ने इस बात का कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कहती है कि अगर इस बात की कोई बात आती है तो हम इसमें कोशिश करेंगे, जो भी आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया और उस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि रिश्तों की भी लोग कितनी मटिया मेट कर रहे हैं। एक महिला ने अपने पति को किस तरह से मरवा दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उस महिला ने, आफरीन ने, अपने पति मोहम्मद फ़ारूक की हत्या कराई, वाकई वो बहुत भयानक थी। इसमें दोनों बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उनकी आगे परवरिश कैसे होगी, क्योंकि जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं वो कब तक इसको पालेंगे पोसेंगे, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता ऐसा व्यक्ति था, खाने कमाने वाला, उसके कोई भाई नहीं। हालांकि बहनें हैं, बहनें वो सब पराई घर की हैं, पराई में चले जाएंगी, लेकिन बच्चों का आगे क्या होगा सहज ही अंदाज़ा लगा जा सकता है। जाते जाते ये जोधपुर के नायसा चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ से गोपाल कृष्ण पटेल हैं, बिहार से मोहम्मद फैज़ान हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बनारस के प्रदीप निषाद हैं, फरीदाबाद से वीर सेन और झांसी से रामू ठाकुर।
आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मेवात से विराट कुमार, पीलीभीत से जीवांश अंसारी, रायबरेली से रितेश यादव, कासगंज से भुवनेश यादव, अलीगढ़ से अब्दुल रहमान, जैसलमेर से रज्जाक खां, दुबई से तारा बहादुर, गाजीपुर से स्नेहा श्रीवास्तव, बिहार से मोहम्मद जफ़र, गाजियाबाद से शजान अंसारी, मोहम्मद रिजवान हकीम, अहमदाबाद से संतोष पाठक, उमा राजपूत, गुड्डू पटेल मोतिहारी से, साहिल शर्मा, पवन कुमार चौधरी हरियाणा से, फरीदाबाद से विजय कुमार, सोनू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।